नमस्कार दोस्तों, सर्वोदय क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भरत। दोस्तों, आज हम बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक राजस्थान पटवार के लिए बेहद जरूरी है। सिलेबस में ऐसे कैसे लिखा हुआ है, ये टॉपिक इतना ही जरूरी है राजस्थान पुलिस के लिए भी। दोनों परीक्षाओं में इस टॉपिक से सवाल पूछे जाने की पूरी गुंजाइश है, इसीलिए हमें इसे बहुत सावधानी से पढ़ना है। आप पूरे वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए, साथ में नोटबुक रखिए, पेन रखिए और जो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उनको प्लीज नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि मैं आपको फिर यही सलाह दूंगा कि बिना नोट डाउन किए ऑनलाइन स्टडी का कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप हमसे लास्ट तक जुड़े रहिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान लोकायुक्त के बारे में। राजस्थान लोकायुक्त के बारे में कई बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसका गठन कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, कार्यकाल कितना होता है, ये कौन कौन से कार्य करता है, इसका कार्य क्षेत्र कहां तक है, इसका कार्य क्षेत्र कहां तक है, मतलब कौन कौन से लोगों के खिलाफ ये शिकायत प्राप्त कर सकता है, शिकायत की सुनवाई कर सकता है और कौन कौन से लोग इसके कार्य क्षेत्र से बाहर है। इन सभी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, हम शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर जो हमारा संबंधित है लोकायुक्त से। आपको पता है कि राजस्थान में लोकायुक्त नाम की एक संस्था काम करती है, सरकारी संस्था है। इसके बारे में हम जिन फैक्ट्स की बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि दरअसल ये है क्या। इसके बाद में साथियों इसके इतिहास की बात करेंगे, कहां से ये शुरू हुई, कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई, दुनिया में सबसे पहले कहां पे इसका प्रचलन हुआ, भारत में सबसे पहले कौन से राज्य में इसकी स्थापना हुई, राजस्थान में इसकी स्थापना कब हुई, केंद्रीय स्तर पर इसकी स्थापना कब हुई। ऐसे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आज हम इस वीडियो लेक्चर में समेटने वाले हैं। इसके बाद में हम गठन की चर्चा करेंगे कि इसका गठन कैसे होता है। इसके बाद में साथियों हम चर्चा करेंगे लोकायुक्त की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में। नियुक्ति कैसे की जाती है और कार्यकाल इसका कितना होता है। और फिर हम बात करेंगे लास्ट में कार्य क्षेत्र के बारे में कि कौन कौन से लोग इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं और कौन कौन से इसके कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं। क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं, क्या राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं। इन सभी टॉपिक्स पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ये सवाल अभी पूछा भी गया था रिसेंटली, RS प्री के एग्जाम में ये सवाल आया था। 3-4 ऑप्शंस दिए हुए थे और सवाल ये था कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। 4-5 ऑप्शन उसमें दिए हुए थे, जैसे कि सचिव, प्रधान, प्रमुख और सरपंच। ये 4 ऑप्शन हो सकते हैं। ये ऑप्शन जरूरी नहीं कि वही हो जो RS प्री में आए थे, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं कि ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हो सकते हैं कि इनमें से कौन राजस्थान लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र से बाहर है। तो साथियों, इनमें से जब हम वीडियो लेक्चर को पूरा देखेंगे तो ये पता हमको चल जाएगा कि कौन सा व्यक्ति या कौन सा पद राजस्थान लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र के दायरे में नहीं आता है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये क्या है। तो इसके बारे में 2 चीजें हमें डिस्कस करनी चाहिए। पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो साथियों ये है कि ये एक सांविधिक निकाय है। आपको ये पता होगा कि सांविधिक निकाय क्या होता है। हमने RPSC और राजस्थान मानवाधिकार आयोग का जो वीडियो बनाया था उसमें इस पे डिटेल में चर्चा की थी कि सांविधिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या डिफरेंस होता है। आप प्लीज उन वीडियोस को जाके देखिए, उसमें आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि सांविधिक निकाय क्या है और संवैधानिक निकाय क्या है, कैसे ये एक दूसरे से अलग है और क्या क्या इनमें अंतर होते हैं। ये सवाल भी पूछ लिया जाता है अक्सर कि सांविधिक निकाय और संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं। दूसरा साथियों, ये एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है। मेनली मुख्य रूप से जो इसका कार्य है वो है भ्रष्टाचार निरोधक संस्था।
मतलब अगर कोई लोक सेवक या सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, अपने पद का दुरुपयोग करता है या लोगों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाता है, अपने मिलने वालों को फायदा पहुंचाता है, आम जनता तक वो सेवा नहीं पहुंच पाती जो कि पहुंचनी चाहिए, तो साथियों आम जनता शिकायत कर सकती है लोकायुक्त के पास में, और लोकायुक्त उस भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच करता है। जांच करने के बाद में सरकार को ये सलाह देता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ जो शिकायत की गई थी वो सही पाई गई है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, एक्शन में बी टेकन। तो साथियों ये दो चीजें इसके बारे में जाननी हमको जरूरी है लोकायुक्त के बारे में। पहली ये सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और दूसरा ये करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करता है, करप्शन के खिलाफ शिकायतें लेता है जनता से और उनकी जांच करने के बाद में फिर कार्रवाई करता है। तो ये तो बात हुई इसकी सामान्य जानकारी की। इसके बाद में हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास से संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। सवाल ऐसे भी हो सकता है कि लोकायुक्त की जो शुरुआत हुई वो सबसे पहले कौन से देश में हुई। सवाल ऐसे भी हो सकता है कि लोकायुक्त को और देशों में किस नाम से जाना जाता है। तो इतिहास की अगर हम बात करें साथियों, तो स्वीडन से इसकी शुरुआत मानी जाती है और स्वीडन में इसको कहा जाता है ओम्बुड्समैन। इसका क्या मतलब है? ओम्बुड्स का मतलब है लोक प्रहरी या लोगों का जो रखवाला होता है, लोगों का जो प्रतिपालक होता है, वो होता है साथियों ओम्बुड्समैन। इसको पब्लिक कमिश्नर वहां पे कहते हैं, जिसी का हिंदी अनुवाद किया गया है लोकायुक्त। तो स्वीडन में ओम्बुड्समैन की शुरुआत हुई। ये हुई साथियों 1809 में। 1809 में ओम्बुड्समैन फॉर जस्टिस, इसको पूरा नाम था ओम्बुड्समैन फॉर जस्टिस, ये इसका पूरा नाम था स्वीडन में। इसके बाद में ये दूसरे स्कैंडिनेवियन देश, आपको पता है कि ब्रिटेन के पास में कुछ देश है, जैसे स्वीडन है, इसके अलावा नॉर्वे है, इसके अलावा फिनलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड है। ये वो देश है साथियों जो स्कैंडिनेवियन देश कहलाते हैं स्वीडन के साथ में मिलके। स्वीडन के बाद में फिर ये इन देशों में भी सक्रिय हुआ। नॉर्वे ने भी इसको लागू किया, फिनलैंड ने इसको लागू किया, डेनमार्क ने इसको लागू किया। तो सबसे स्टार्टिंग में, अर्ली स्टार्टिंग में हमारा जो लोकायुक्त की एजेंसी है वो शुरू हुई थी स्कैंडिनेवियन देशों में। स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से हैं ये मैंने आपको बता दिया। 5 देश बेसिकली स्कैंडिनेविया में आते हैं। ये देश है साथियों नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन। आपको पता है कि आप जब मानव विकास सूचकांक के बारे में पढ़ते हैं तो इन देशों के बारे में आप जरूर पढ़ते होंगे। ये वो देश हैं जो मानव विकास सूचकांक में अव्वल नंबर पे रहते हैं। HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें ये देश बहुत ज्यादा हाईएस्ट रैंक पे रहते हैं, या मैं कहूं कि टॉप 10 रैंक में 5 देश ये रहते हैं। तो इन देशों में सबसे पहले ओम्बुड्समैन की शुरुआत हुई। इसके बाद में अगर हम संसदीय देशों की बात करें तो 1962 में यह शुरू हुआ साथियों न्यूजीलैंड में। यहां पे संसदीय व्यवस्था है। तो न्यूजीलैंड वो पहला देश था संसदीय व्यवस्था वाला जहां पे लोकायुक्त की या ओम्बुड्समैन नामक संस्था की शुरुआत हुई। इसके बाद में ब्रिटेन की बात करें तो 1967 में ये ब्रिटेन में शुरू हो गया। तो ये तो इसका वैश्विक परिदृश्य पे अपन ने बात कर ली कि दुनिया में लोकायुक्त की संस्था कैसे प्रचलित हुई, कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे और दुनिया में वो फैली। तो इस तरीके से आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लोकायुक्त की जो संस्था है वो साथियों स्वीडन से शुरू हुई थी। ओम्बुड्समैन इसको कहा जाता था। 1809 में ये शुरू हुई। इसके बाद में ये और स्कैंडिनेवियन देशों में फैली। उसके बाद में न्यूजीलैंड ने इसको अडॉप्ट किया और फाइनली फिर ब्रिटेन ने इसको अडॉप्ट किया। ये तो दुनिया की बात थी। अब हम बात करते हैं कि भारत में ये संस्था कैसे प्रचलित हुई और भारत में इस संस्था का रिकॉर्ड कैसे है।
तो साथियों इसके लिए हमको नाम लेना पड़ेगा एलएम सिंघवी साहब का। लक्ष्मीमल सिंघवी उनका नाम था। 1963 की ये बात है। एलएम सिंघवी अभी कांग्रेस के एक नेता हैं और सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी। उनके ये फादर थे एलएम सिंघवी। ये भी बहुत बड़े विधिवेत्ता थे, कानून के अच्छे जानकार थे और तत्कालीन समय में ये संसद के सदस्य भी थे, निर्दलीय सदस्य थे। 1963 की ये बात है। तो एलएम सिंघवी ने सबसे पहले लोकायुक्त की अवधारणा दी। लोकायुक्त की अवधारणा किसने दी? एलएम सिंघवी ने। सबसे पहले लोकायुक्त की अवधारणा दी एलएम सिंघवी ने। ये एमपी थे तत्कालीन टाइम में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। अभिषेक मनु सिंघवी के ये फादर थे। इन्होंने सबसे पहले एक प्रस्ताव पास किया लोकसभा में, एक एक्ट पास किया प्राइवेट मेंबर्स बिल कि भारत में भी लोकायुक्त की व्यवस्था होनी चाहिए। पहली बार लोकायुक्त शब्द का प्रयोग किया गया था इनके द्वारा। लेकिन साथियों तब इनके इस प्रस्ताव को इतना ध्यान से नहीं सुना गया, इतना ध्यान इनके इस प्रस्ताव पर नहीं दिया गया। इसी दौरान 1963 में ही राजस्थान में प्रशासनिक सुधार समिति का गठन हो गया था और प्रशासनिक सुधार समिति के अध्यक्ष थे हरिश्चंद्र माथुर। प्रशासनिक सुधार समिति का गठन राजस्थान में हो गया था। इसकी अध्यक्षता में एससी माथुर। अभी आपको पता है कि ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है एससीएम रीपा में, तो उसका नाम इन्हीं एससी माथुर के नाम पे रखा गया है, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति ने भी साथियों 1963 में ये सिफारिश कर दी थी कि राजस्थान में लोकायुक्त की एजेंसी होनी चाहिए। तो 1963 में दो घटनाएं हुई। पहली ये कि एलएम सिंघवी ने पहली बार लोकायुक्त शब्द का प्रयोग किया और दूसरी ये कि राजस्थान में प्रशासनिक सुधार समिति जो कि एचसी माथुर की अध्यक्षता में बनी हुई थी, उसने भी ये सिफारिश की कि राजस्थान में लोकायुक्त जैसी कोई संस्था होनी चाहिए जो लोगों की शिकायत सुने भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जिसके खिलाफ शिकायत हो रही है, जिस भी अधिकारी के खिलाफ या जिस कर्मचारी के खिलाफ, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो साथियों ये अर्ली स्टार्टिंग की बात है। इसके बाद में 1966 में, मैं इनको मिटा देता हूं, आपने शायद इनको नोट कर लिया होगा। इसके बाद में 1966 में आपको पता है कि केंद्रीय स्तर पर भारत सरकार ने पहला प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, फर्स्ट एआरसी। इसने साथियों 1966 में लोकायुक्त की सिफारिश की। इसने भी जो राजस्थान की समिति थी प्रशासनिक सुधार समिति, उसके जैसे ही मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। इसने भी कुछ ऐसी ही सिफारिशें की जैसी इस समिति ने की थी कि केंद्रीय स्तर पर लोकायुक्त जैसी एक संस्था होनी चाहिए जो लोगों की शिकायतें सुने भ्रष्टाचार के संबंध में और उन पे कार्रवाई करे। तो ये इसके विकास की भूमिका थी। 1963 में सबसे पहले नामकरण हुआ, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति ने इसकी सिफारिश की। बाद में पहले प्रशासन सुधार आयोग ने, एआरसी ने, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में जो गठित हुई थी, उसने भी इसकी सिफारिश की। और साथियों फिर 1970 में, आपको पता है कि ब्रिटेन ने लागू किया था 1967 में, उसके ठीक 3 साल बाद में 1970 में साथियों उड़ीसा में पहली बार लोकपाल का गठन हो गया। उड़ीसा में लोकपाल का गठन, ये बेहद इंपॉर्टेंट है।
आपको पूछा जा सकता है कि भारत के कौन से राज्य में पहली बार लोकपाल या लोकायुक्त का गठन हुआ, तो उसका सही जवाब है उड़ीसा। 1970 में यहाँ पे लोकायुक्त का गठन हो गया था। हालांकि नाम उसका लोकपाल था। बाद में उड़ीसा ने कई बार इसमें चेंजेस किए, कई बार अमेंडमेंट्स किए और फाइनली अभी 2014 में इसमें एक अमेंडमेंट करके इसको लोकायुक्त के नाम से कर दिया गया है। नाम इतना ही मैटर नहीं रखता, ये सवाल इतने मैटर रखता है। सवाल इंपॉर्टेंट है कि भारत के कौन से राज्य में पहली बार लोकायुक्त या लोकपाल नामक संस्था का जन्म हुआ या पहली बार कहां पे गठन हुआ। तो सही जवाब होगा साथियों उड़ीसा। उड़ीसा के बाद में अगर हम बात करें तो 1971 में महाराष्ट्र में इसका गठन हुआ और इसके बाद में 1973 में गठन हुआ राजस्थान में। 1973 में मतलब तीसरा राज्य राजस्थान बन गया लोकायुक्त का गठन करने वाला, लोकायुक्त की एजेंसी को स्थापित करने वाला तीसरा राज्य बना राजस्थान। सवाल इंपॉर्टेंट है। यह सवाल साथियों क्रमिक रूप से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित राज्यों को लोकायुक्त की स्थापना के संदर्भ में क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो पहले नंबर पे उड़ीसा रहेगा, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र रहेगा, तीसरे नंबर पे राजस्थान रहेगा। ये तीनों राज्यों में क्रमानुसार लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। राजस्थान के बारे में अगर हम बात करें तो राजस्थान में साथियों अध्यादेश के माध्यम से इसको स्थापित किया गया। पहले अध्यादेश लाया गया। ये अध्यादेश लागू हो गया था 3 फरवरी 1973 को। बाद में एक्ट जब पारित हो गया तो एक्ट को राष्ट्रपति की परमिशन के लिए भेजा गया। आपको पता है कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। आपको यह भी पता होगा कि एक्ट कैसे पारित होता है। एक्ट पारित होने के लिए पहले उसे विधानसभा में पारित होना पड़ता है। विधानसभा में पारित होने के बाद में फिर वो राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए जाता है और राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। तो इसको भी इन्होंने आरक्षित किया होगा। तो राष्ट्रपति की सहमति इसको मिली साथियों 26 मार्च को। 26 मार्च 1973 से प्रभावी। यह जानना इतना जरूरी शायद हमारे लिए नहीं है, इससे सवाल पूछे जाने की गुंजाइश कम है, लेकिन यह जानना हमारे लिए जरूरी है कि पहली बार कहां पे लोकायुक्त का गठन हुआ था। 1971 में दूसरा लोकायुक्त कहां पे गठित हुआ और 1973 में तीसरा लोकायुक्त राजस्थान में गठित हो गया था। मतलब राजस्थान लोकायुक्त का गठन करने वाला तीसरा राज्य है। यह जानना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। चलिए साथियों, अब इतिहास के बाद में हम बात करते हैं इसके गठन की। तो गठन में बताने को कुछ ज्यादा नहीं है। राजस्थान में एक लोकायुक्त होते हैं और उसमें उप लोकायुक्त के बारे में भी कहा गया है। जो विधेयक यहाँ पे पारित किया गया था, जो एक्ट पारित किया गया था, उसमें उप लोकायुक्त के बारे में भी कहा गया है। लेकिन राजस्थान में उप लोकायुक्त नियुक्त नहीं किए जाते हैं। केवल पहली बार 1973 में एक बार उप लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी और वो थे साथियों केपी मेनन। ये पहले उप लोकायुक्त थे, केपीयू मेनन। पहले और एकमात्र लोकायुक्त थे राजस्थान के केपी मेनन। और पहले लोकायुक्त की अगर हम बात करें तो पहले लोकायुक्त थे साथियों आईडी दुआ। ये सारी चीजें आप साथ के साथ नोट करते चलिए। राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे आईडी दुआ और पहले उप लोकायुक्त थे केपीयू मेनन। इसके बाद में कोई भी उप लोकायुक्त राजस्थान में नियुक्त नहीं हुआ है। ये केवल एकमात्र लोकायुक्त थे जिनकी नियुक्ति की गई।
पहले लोकायुक्त की अगर हम बात करें तो वो थे ID दुआ। अभी 12वें नंबर के जो लोकायुक्त थे सज्जन सिंह कोठारी, SS कोठारी जी, उन्होंने 2019 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा किसे दिया इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो साथियों, हमने इसकी जनरल सामान्य जानकारियों की बात की, इसके इतिहास की हमने बात की, इसके गठन की हमने बात की। अब हम नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे इसके कार्य क्षेत्र के बारे में। चलिए नियुक्ति की बात करते हैं। सबसे पहले अगर नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति की जाती है साथियों, सिंपल समझने की चीज है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। हमने आरपीएससी की बात की थी तो आरपीएससी में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। हमने राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में बात की थी तो उसमें भी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। लोकायुक्त की अगर हम बात करें तो लोकायुक्त में भी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति यानी लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। कार्यकाल की अगर बात करें तो कार्यकाल में 2-3 चीजों की हमें बात करनी चाहिए। सबसे पहले हम अवधि की बात करेंगे कि इनकी अवधि क्या होती है। त्याग पत्र की हम लोग बात करेंगे कि ये अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं, और इनको हटाने की प्रक्रिया पे भी हम लोग बात करेंगे। हटाने की प्रक्रिया कि इनको कौन हटा सकता है, कैसे हटा सकता है। अवधि की अगर बात करें साथियों तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु। ये इनका होता है कार्यकाल। अभी यहां पे एक टॉपिक इंटरेस्टिंग है। पिछली बार जब बीजेपी गवर्नमेंट थी 2018 में, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने इस एक्ट में संशोधित करते हुए लोकायुक्त से संबंधित जो एक्ट था 1973 का, उसमें संशोधन करके 8 वर्ष की जगह इसको कर दिया था 5 वर्ष की जगह इसको कर दिया था 8 वर्ष। 5 वर्ष से बढ़ा के इसके कार्यकाल को कर दिया गया था 8 वर्ष। इसीलिए सज्जन सिंह कोठारी लंबे टाइम तक इस पद पर बने रहे, लेकिन बाद में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो 2009 में इसको वापस हटा दिया गया 8 वर्ष के प्रावधान को, और एक बार फिर इसका कार्यकाल कर दिया गया 5 वर्ष। तो अभी वर्तमान में जो कार्यकाल है लोकायुक्त का वो है साथियों 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। आपको पता होगा अगर आपने हमारा वीडियो लेक्चर देखा है विभिन्न आयोगों और बोर्डों में अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, तो आपको पता होगा कि 65 वर्ष की इसमें अधिकतम आयु होती है। इसमें 62 वर्ष की आयु के लिए कंफ्यूज हमको बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि 62 वर्ष की आयु केवल आरपीएससी में होती है। आरपीएससी के अलावा किसी भी आयोग में 62 वर्ष की आयु नहीं होती है अधिकतम आयु। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। 62 वर्ष की अधिकतम आयु केवल आरपीएससी में होती है। और 70 वर्ष की अधिकतम आयु की अगर हम बात करें तो 70 वर्ष की अधिकतम आयु 3 आयोगों में होती है। पहला नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, दूसरा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और तीसरा लोकपाल। ये केंद्र के हैं दोनों, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और ये राज्य में काम करता है। इन तीनों में 70 वर्ष की अधिकतम आयु रहती है। बाकी सारे आयोगों में अधिकतम उम्र रहती है 65 वर्ष की। तो इसीलिए लोकायुक्त में भी अधिकतम उम्र है 65 साल की। त्यागपत्र की अगर हम बात करें तो त्यागपत्र ये दे सकते हैं राज्यपाल को। राज्यपाल को ये अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। और अगर हटाने की बात करें तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि आरपीएससी में अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग में भी हमने यही बात की थी कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साथियों लोकायुक्त को राज्यपाल हटा सकते हैं।
अब हटाने में इनको जांच करवानी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से। अगर कदाचार साबित हो जाए इनके खिलाफ, लोकायुक्त के खिलाफ, तो ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से उसकी जांच करवाएंगे और जांच में अगर वो आरोप सही पाए जाते हैं तो इनको राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाता है। तो साथियों, ये नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में समस्त जानकारी थी, कंप्लीट जानकारी थी, जो हमारी परीक्षा में आ सकती है, हमें पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि इनका कार्य क्षेत्र क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आजकल इसी तरह के सवाल आ रहे हैं। जनरल क्वेश्चंस या फ्लैट क्वेश्चंस अब परीक्षाओं में नहीं आते हैं, इसलिए अब लास्ट में हम बात करते हैं इनके कार्य क्षेत्र के बारे में। कार्य क्षेत्र में हम ये जानेंगे कि कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं, किस किस की ये शिकायत सुन सकते हैं, किस किस की ये शिकायत नहीं सुन सकते। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको ये चीज समझा दूंगा तो आप भूलेंगे नहीं इसको। आपको पता है कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो साथियों, विधायिका और न्यायपालिका दोनों इसके अंडर में नहीं आते हैं। विधायिका इसके अंडर में नहीं आती है, मतलब विधायक इसके अंडर में नहीं आते हैं। विधायकों के खिलाफ ये शिकायत नहीं ले सकता और न ही उनके खिलाफ ये सुनवाई कर सकता है। इसके अलावा विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारी भी इसके अंडर में नहीं आते हैं। विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारी भी इसके अंडर में नहीं आते हैं। ठीक है, विधायिका से संबंधित व्यक्ति इसके अंडर में नहीं आएंगे। विधानसभा का कोई अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करता है तो उसकी शिकायत लोकायुक्त एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से विधायक के खिलाफ अगर आप शिकायत दर्ज कराते हो तो वो शिकायत लोकायुक्त में एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसके अलावा बात करें न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका में जजेज के केसेस की ये सुनवाई नहीं करता है। वहां के अधिकारी कर्मचारी जो हैं उनकी ये सुनवाई नहीं करता है। इसके अलावा एक साधारण बात समझने की यह है कि इसका कार्य क्षेत्र जो है वो राजस्थान है। संपूर्ण राज्य, मतलब यह है कि केंद्र के अधिकारी कर्मचारियों की ये सुनवाई नहीं करेगा। केंद्र के जो भी है अधिकारी कर्मचारी या केंद्र से संबंधित जो लोग हैं उनकी सुनवाई लोकायुक्त नहीं करेगा, उनके बारे में कोई निर्णय ये नहीं करेगा। तो सिंपल समझने की चीज यह है कि विधायिका और न्यायपालिका इसके कार्य क्षेत्र में नहीं आती है। अब बात करते हैं कार्यपालिका की। आपको पता है कि कार्यपालिका में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी होती है प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक और प्रशासनिक। राजनीतिक की बात करें साथियों तो मंत्री इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं। जो जो इसमें शामिल है वो मैं आपको बता देता हूं। मंत्री इसमें शामिल हैं। राजनीतिक लोगों की बात कर रहे हैं। राजनीतिक कार्यपालिका का जो हिस्सा है उनकी हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं, अधिकारियों की बात हम नहीं कर रहे। इसके अलावा जिला प्रमुख, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख, इनकी ये सुनवाई कर सकता है। प्रधान पंचायत समिति में जो होता है प्रधान और उप प्रधान, इनकी सुनवाई की जा सकती है। इसके अलावा इनमें जो स्थायी समितियों से पहले मैं आपको नगरीय निकाय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सुनवाई ये कर सकता है। इसके अलावा साथियों
मैं इसको यहां पे लिख देता हूं 1 2 3 4 5। इसके अलावा जिला परिषद और पंचायत समिति की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, स्थायी समितियों के अध्यक्ष ये भी इसमें शामिल रहते हैं। प्रशासनिक कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो समस्त अधिकारी और कर्मचारी ये इसमें शामिल रहते हैं। मतलब इनकी सुनवाई ये कर सकता है, इनके खिलाफ अगर कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है लोकायुक्त के पास में तो इसकी सुनवाई ये कर सकता है। तो राजनीतिक कार्यपालिका के जिन लोगों की शिकायत लोकायुक्त के पास में हो सकती है उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि मंत्री की शिकायत हो सकती है, जिला प्रमुख की शिकायत हो सकती है, उप जिला प्रमुख की शिकायत हो सकती है, प्रधान की शिकायत हो सकती है, उप प्रधान की शिकायत हो सकती है, नगरीय निकाय यानी नगर निगम के महापौर और उप महापौर की शिकायत हो सकती है, नगर परिषद के सभापति और उप सभापति की शिकायत हो सकती है, नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा जिला परिषद और पंचायत समितियों में जो स्थायी समितियां रहती हैं, आपको पता होगा कि इनमें 5-5 स्थायी समितियां रहती हैं। उन समितियों के जो अध्यक्ष रहते हैं उनकी शिकायत भी लोकायुक्त के पास में हो सकती है। विधायिका से संबंधित लोगों की शिकायत नहीं होगी, न्यायपालिका से संबंधित लोगों की शिकायत नहीं होगी, मुख्यमंत्री की शिकायत इसमें नहीं होगी, बाकी मंत्रियों की होगी लेकिन सीएम की शिकायत इसमें नहीं होगी। आरपीएससी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी शिकायत इसमें नहीं होगी। इसके अलावा साथियों एक और इम्पोर्टेंट है, वो है सरपंच और पंच, इनकी शिकायत भी इसमें नहीं होती है। सरपंच और वार्ड मेंबर जो है उनकी शिकायत भी इसमें नहीं होगी। तो ये था साथियों राजस्थान लोकायुक्त के बारे में कंप्लीट एनालिसिस। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बेहद मददगार साबित होगा, आपकी तैयारी के लिए ये बेहद यूजफुल रहेगा। साथियों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।